हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 2 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग देखेंगे हमारे एग्जाम के पर्पस से। और उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे वेब्स एकेडमी चैनल पे, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो मैं आज आपको सुबह में ही बजट करवा चुका हूँ और वीडियो अभी अपलोड हो चुका है। तो आप जाकर बजट का जो ब्रीफ में नॉलेज पहले ले लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आज से जो कंटिन्यू होगा ना, ये जो द हिंदू का, ये आपका क्या है कि जितने भी बजट में जो आपका एक तो वो समराइज हुआ, ठीक है? समरी मैं करवाया हूँ बजट का, ठीक है? उसके बाद जो भी डिटेल में जो होगा, अब आपका जितने भी डेली का न्यूज़ आएगा, उसमें आपका जितने भी मुद्दे आएँगे, उससे आपको होते जाएगा, पूरी डिटेल्स आपका करवाते जाऊँगा, ठीक है? और बाकी इकोनॉमिक सर्वे का आपको मैम ज़रूर आपका ब्रीफ जो आपको विस्तृत जानकारी वो देंगे, ठीक है? और मैं बजट पूरे तरीके से आपको करवा दिया हूँ, ज़ीरो से आपका लेकर मतलब ए टू जेड करवाया हूँ, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, आप जाके देख सकते हैं उसको, बजट को। और लगभग वो आपका 1.5 या 2 घंटे का मतलब क्लास है ऐसे ही, ठीक है? 1 आवर 45 मिनट्स का वो आपका क्लास है, तो जाके आप देख सकते हैं। और आज ये जो क्लास होगी ना, ये भी आज लंबी होगी क्लास, तो आप बने रहिएगा। एक छोटा-सा हमारा मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर का, मतलब 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीक है? और आपको जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी के सहायता से, तो ये आपके लिए अच्छा मतलब आप ही के लिए समझिए कि ये चैनल है। और जब भी ऐप्स पे आपका जब फाउंडेशन कोर्स लाया जाएगा या यूट्यूब पर जब कोर्स लाया जाएगा, तो आपको स्टडी गिफ्ट आपको ज़रूर हमारे वेब्स एकेडमी फैमिली की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है? तो और एक चीज़ और है, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो नए लर्नर हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। इतने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना लाइक करते हैं, ठीक है? लाइक किया कीजिए यार, और कमेंट इतना तो करके जा सकते हैं कि हाँ सर कैसा लगा या क्या लगा, जो आप लोग आप अपने फीडबैक तो ज़रूर दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है? तो बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला मुद्दा जो है क्या है, कह रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर एमएसएमईज टू गेट न्यू स्कीम्स। क्या बोल रहा है? कंटेक्स्ट क्या है, यानी संदर्भ क्या है कि पिछले 2 वर्षों में भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक मांग में गिरावट और आपूर्ति श्रृंखलाएं व्यवधानों के कारण क्या है कि श्रम प्रधान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम गंभीर रूप से क्या हुए प्रभावित हुए हैं। ये हमारा न्यूज है, ठीक है? तो केंद्रीय बजट जो अभी 2026-27 में क्या किया है, इन क्षेत्रों के लिए श्रम प्रधान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के लिए एमएसएमई के लिए क्या किया गया है कि पुनर्जीवित करने के लिए नई योजनाएं और बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है। तो ये हमारा क्या है, इतना याद रखिए कि 2026 और 27 में हमारा जो वस्त्र उद्योग है और एमएसएमई के लिए आपका बजट जो है बढ़ाया गया है और नई योजनाएं लाया गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि बजटीय आवंटन का जो की पॉइंट है, क्या-क्या वृद्धि किया गया है, वो हम लोग देखते हैं थोड़ा। वस्त्र क्षेत्र में क्या है कि बजट आवंटन में लगभग 25% की वृद्धि दर्ज किया गया, ठीक है? देखिए, मैं आपको बजट पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बजट आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे क्या है आपका कि क्या है इसका फुल डिटेल जो मैं अब हो रहा है या ठीक है? यहाँ पे विस्तृत जानकारी हो रहा है, जो भी मुद्दे आएँगे जैसे वस्त्र से, एमएसएमई से, इंडस्ट्री से, आपका जो भी है क्या-क्या डिफेंस से, एजुकेशन से, तो यहाँ पे उसकी विस्तृत चर्चा हो जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया गया, ठीक है? अब यहाँ पे बजट आवंटन में लगभग कितना 25% वृद्धि की गई है। एमएसएमई क्षेत्र में आवंटन को दुगना किया गया है, यानी दुगना किया गया है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, दुगना किया गया है एमएसएमई में। जो पहले यह संकेत देता है कि सरकार रोजगार सृजन, निर्यात पुनरुद्धार को प्राथमिकता दे रही है, यानी प्रायोरिटी किसको दे रही है? रोजगार सृजन करने का और जो एक्सपोर्ट को पुनरुद्धार को आपका प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं कि औद्योगिक एवं विनिर्माण में इंडस्ट्री एवं आपका विनिर्माण पहल क्या-क्या किया गया है। तो पहला जो देखिए, आपको जब बजट आप पढ़िएगा तो हाईटेक टूल्स रूम भी ये आपको आएगा। वहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। हाईटेक
टूल रूम जो है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जो होता है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, आपका एंटरप्राइजेज जो है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, 2 स्थानों पर डिजिटल और स्वचालित टूल रूम बनाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2 स्थानों पर डिजिटल और स्वचालित जो है ऑटोमेटिक जो है टूल्स रूम बनाए जाएंगे, ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य है उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसिजन घटकों का कम लागत पर स्थानीय डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन करना है। तो ये आप याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है इसका, तो कम लागत पर क्या करना है, स्थानीय डिजाइन और परीक्षण और उत्पादन करना है, किसको, उच्च परिशुद्धता घटकों का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है इसका, निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण योजना क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सॉरी इक्विपमेंट जो है आपका स्कीम क्या है, इसका लक्ष्य क्या रहेगा, देखिए उच्च मूल्य और उन्नत तकनीक वाले उपकरणों का घरेलू विनिर्माण करना, यानी घर में ही स्वदेशी बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को, देखिए जो आगे कह भी रहा है कि मेक इन इंडिया को क्या बोलेगा, बढ़ावा देगा, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को भी ये हमारा अहम आत्मनिर्भर भारत भूमिका निभाने में ये अहम योगदान देगा, और हमारा जो विजन आपका 2047 जो है वो कहीं ना कहीं इससे पूरा होगा, ठीक है। थर्ड क्या किया गया है आपका, कंटेनर निर्माण योजना चलाया गया है। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है, कंटेनर निर्माण योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कंटेनर निर्माण किस लिए आया है, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, ठीक है, माल ढोवाना ये सब जो है लॉजिस्टिक जो है उसको कम करना है लागत को, और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इसके लिए क्या किया गया, 10,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्षों के लिए आवंटन किया जाएगा, ठीक है, खर्चा किया जाएगा, ओके, 10 आपको 5 वर्षों में। अब यहाँ पे देखिएगा कि श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए विशेष उपाय क्या किए गए हैं, तो ये हम लोग जानते हैं। देखिए सरकार ने क्या किया है, कंप्रहेंसिव जो समग्र, सरकार ने समग्र यानी कंप्रहेंसिव जो रणनीति अपनाई है, कैसे, ये हम लोग देखते हैं। देखिए स्पोर्ट्स गुड्स प्रमोशन प्रोग्राम लाया है, ठीक है, राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाया है। राष्ट्रीय फाइबर योजना में क्या होगा ना, मैन मेड फाइबर बनाया जाएगा, रेशम बनाया जाएगा, ऊन आदि के लिए, मतलब ये राष्ट्रीय फाइबर योजना बनाए जो मैन मेड होगा, ठीक है, रेशम बनाया जाएगा, ऊन आदि, मतलब ये राष्ट्रीय फाइबर योजना आया, ठीक है। अब मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चैलेंज मोड में ये आपका होगा, और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए क्या है कि टेक्सटाइल एक्सपांशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी लाया जा रहा है। टेक्सटाइल एक्सपांशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, पारंपरिक जो क्लस्टर है उसका मॉडर्नाइजेशन होगा, मशीनरी होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, कॉमन टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन भी सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे ये स्कीम के द्वारा। किसके, कौन सा स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपांशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के द्वारा, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। और क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय जो सॉरी राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम जो है उसके तहत में क्या होगा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे खादी, आपका हथकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ओके। और क्या होगा, टैक्स इको इनिशिएटिव चलाया गया है, टिकाऊ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वस्त्र बनाया जाएगा, प्रतिस्पर्धी वस्त्र बनाया जाएगा, ठीक है। समर्थ 2.0, ठीक है। देखिए समर्थ के बारे में मैं आपको अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं आज ला नहीं पाया हूं, लेकिन आपको समर्थ 2.0 मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को मजबूत करना है, समर्थ 2.0, ओके। एमएसएमई और औद्योगिक क्लस्टर सुधार क्या किया जाएगा, एमएसएमई और इंडस्ट्री जो क्लस्टर है उसमें सुधार क्या किया जाएगा, तो देखिए क्या किया जाएगा, 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसके लिए आपको 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, ठीक है। और भविष्य के लिए क्या है, नेशनल चैंपियंस तैयार करने के लिए, तो यही है चैंपियंस एमएसएमई तैयार करना है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपया फंड किया गया है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया
फंड में क्या किया गया है कि 2000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, सूक्ष्म इकाइयों को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराया जा सके। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे क्या है कि भुगतान एवं वित्तीय सुधार, ठीक है। देखिए ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में मैं बताता हूँ कुछ देर के बाद आपको। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है आपका भुगतान एवं वित्तीय सुधार के लिए क्या किया गया है कि ट्रेड्स को अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य बनाना कर दिया है। सभी जो सेंट्रल पब्लिक आपका सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो आपका सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र वाले जो हैं, वो कंपनी जो है वो क्या करेंगे, सभी सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से जो खरीद पर ट्रेड्स का अनिवार्य निपटान मंच बनाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो भी आपका सीपीएससी जो है वो क्या करेंगे, या द्वारा एमएसएमई से जो खरीद करते हैं वो ट्रेड्स के लिए अनिवार्य होगा। ये ट्रेड्स होता क्या है मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ, आप लोग सिर्फ याद रखिएगा ट्रेड्स, ठीक है। इसके लिए ट्रेड्स अनिवार्य किया गया है। ओके, नई पहल जो है आपका क्या है कि सीजीटीएमएससी के तहत क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, अभी मैं तुरंत आपको बताता हूँ, ठीक है। ये गारंटी दिया जाएगा और ट्रेड्स पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए जीईएम, मतलब ये जो आपका जीईएम पोर्टल है इसको भी, ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट में क्या है, ट्रेड्स आप याद रखिए, ठीक है। सेकंड आपका सीजीटीएमएससी याद रखिएगा, क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। तो जीईएम को ट्रेड से जोड़ दिया गया है, तो पहले ये भी याद रखिएगा कि जीईएम को ट्रेड से जोड़ा गया है। तो ये फर्स्ट जो है आपका अनिवार्य ट्रेड्स बनाया है। दूसरा आपका सीजीटीएमएससी के तहत गारंटी दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी। और थर्ड आपका पॉइंट जो है कि आपको जीईएम पोर्टल को ट्रेड से जोड़ा गया है, ठीक है। और ट्रेड्स रिसीवेबल्स को एसेट्स बैक, ठीक है, एसेट बैक सिक्योरिटीज के रूप में पेश किया जाएगा, ठीक है। द्वितीयक बाजार जो है सेकेंडरी मार्केट का विकास करना होगा। इससे क्या होगा ना कि एमएसएमई की जो लिक्विडिटी की समस्या कम होगी। देखिए क्या है, त्रिआयामी बहु संरचना अपनाया गया है। जैसे एक में तो था इक्विटी आपका सपोर्ट, ठीक है, जो मैं आपको सुबह में बताया हूँ, ठीक है, बजट में बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। लिक्विडिटी सपोर्ट, ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट ये किसके लिए है, एमएसएमई के लिए है। और थर्ड क्या है आपका कि आपका प्रोफेशनल सपोर्ट, ठीक है, प्रोफेशनल सपोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आपका विशेषज्ञों का सहायता और इक्विटी सहायता और तरलता सहायता, इसमें लोन दिया जाएगा। इसमें आपका शेयर अगर आपका बैकबोन हो जाता है तो भी इसमें फायदा दिया जाएगा, आपको प्रोफेशनल सपोर्ट भी कराया जाएगा। तो यही क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, एमएसएमई की लिक्विडिटी जो समस्या होगा ये कम होगा ट्रेड्स के माध्यम से, जीईएम पोर्टल के माध्यम से, सीजीटीएमएससी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसका जो अगर एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक पहलू क्या है, तो क्या किया गया है, रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। एमएसएमई के लिए समय पर भुगतान होगा, इससे निर्यात और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन मिला है और क्षेत्रीय और पारंपरिक जो उद्योगों का संरक्षण भी होगा। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाना बहुत ही कठिनाई है और छोटे एमएसएमई की ट्रेड्स और जीएम तक पहुंच अभी भी चुनौती बन के उभर रहा है और वैश्विक मांग में अनिश्चितता है। तो ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जो ट्रेड्स इतने बार जो मैं अभी चिल्ला रहा था, आप भी सोच रहे होंगे दिमाग में कि भैया ट्रेड्स होता क्या है, सर तो बताया ही नहीं है। तो ट्रेड्स हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग धैर्य तो बनाइए, आप लोग संयम बना के रखिए। देखिए संयम बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। संयम के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये आप याद रखिएगा। पेशेंस, बी पेशेंस, ठीक है, बी पेशेंस। ओके, क्या है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल आपका रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ट्रेड्स एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एमएसएमई अपनी बकाया राशि यानी इनवॉइस बिल को बैंकों और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होता है कंपनी जो होता है से डिस्काउंट कराकर जल्दी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, जैसे मान लिया है कोई माल बेचा अपना, तो उसमें जो बकाया राशि है एमएसएमई अपनी बकाया राशि यानी इनवॉइस देता है,
और क्या हो जाता है, उसको बैंक और एनबीएफसी से डिस्काउंट कराकर जल्दी भुगतान प्राप्त कर सकता है। देखिए क्या होता है आपको, ये मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करता है यहाँ पे। देखिए पहले ये ट्रेड्स कैसे काम करता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पे ये आपका कंपनी है एमएसएमई, ठीक है? ओके, और ये है आपका बड़ी कंपनी है सीपीएसपी। ये क्या दिया, अपना माल दिया इसको, ठीक है? और इसके बदले में ये क्या दिया, ये को इनवॉइस दिया, ठीक है? ये गारंटी दिया, मतलब लिख के दिया, कोई कागज दिया कि हाँ मैं इतना दिन में तुम्हें, मतलब ये क्या है आपको, मैं क्या मैं आपसे माल लिया हूं तो आपको मैं माल सेवा के बदले आपको क्या दूंगा आपको, पैसा मतलब बाद में दूंगा। ये आपका मतलब होता है ना, एक गारंटी कागज हो गया, ठीक है? जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, कब एग्रीमेंट किया, ठीक है? एग्रीमेंट ही समझ लीजिए, ठीक है? आम चल बोल भाषा में एग्रीमेंट दिया। ये एग्रीमेंट को क्या करेगा ना, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये ट्रेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या करेगा, ये अपलोड कर देगा, ठीक है? कौन, एमएसएमई अपलोड किया, ठीक है? और इसको जब ये इनवॉइस को कोई अलग जो बायर रहेगा, खरीदार, वो खरीद लेगा, ठीक है? वो आपको खरीदेगा। ये इनवॉइस को मान लिया जाए कि ये एग्रीमेंट को कोई और खरीद लिया, ठीक है? खरीद के क्या कर दिया आपको, ये क्या कर दिया आपको, मतलब ये खरीदा तो इसके बदले में क्या हो गया, हमारा पैसा मिल गया। और ये जो है क्या, बायर को क्या करेगा, बायर क्या करेगा, आपको खरीद के ये इनवॉइस ये बैंक में फिर बेचेगा, ठीक है? बैंक को देगा या एनबीएफसी को क्या करेगा, इससे क्या करेगा, मतलब एक चेक की तरह ये भंजाएगा और फिर ये क्या करेगा आपको, मतलब पैसा देगा, ठीक है? नहीं समझे? जैसे मान लिया जाए कि एमएसएमई है, ठीक है? और ये आपका क्या है, आपका बड़ी कंपनियां हैं। तो बड़ी कंपनियां क्या करेगा, यहाँ से माल गया, ठीक है, छोटे कंपनियों से, ये इसके बदले एक कागज का टुकड़ा दिया, कागज का टुकड़ा ये अपलोड किया ट्रेड्स पर, ट्रेड्स पर है, एक बायर खरीदा, खरीद के क्या किया, एनबीएफसी बैंक में इसको भंजाया, ठीक है? बैंक से लिया, और ये प्रतिबद्धता जो रहेगा, बायर जो खरीदा है वो मतलब इतने दिन में भुगतान कराएगा। यानी बायर जो है अब इनवॉइस के जगह पर ये, मतलब अब क्या होगा, ये बैंक जो है एनबीएफसी मतलब जो है सीपीएससी से अपना भुगतान, मतलब बैंक को जो भुगतान करेगा तय समय पर, वो बायर बैंक को भुगतान करेगा। वो कहाँ से लेगा, इनवॉइस से, आपका बड़े जो है आपका सीपीएसपी से लेगा। तो ये इसी तरीके से काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ट्रेड्स। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सरल शब्दों में कहें कि एमएसएमई को समय पर पैसा दिलाने का ये व्यवस्था है, कौन सा, ट्रेड्स। तो ये आप याद रखिएगा कि समय पर जो पैसा दिलाता है, इतना भी याद रखिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, यूपीएससी और पीएससी में आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड्स बन गया है ये सब का। ट्रेड्स हो गया, सीजीटीएमएससी हो गया, ये सब बहुत, जीईएम हो गया, ये बहुत है। ट्रेड्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एमएसएमई की वो बड़ी खरीदारी जैसे सीपीएसई या बड़ी कंपनियों से भुगतान मिलने में देरी होती थी, वर्किंग कैपिटल की कमी आ जाती थी, बैंक लोन लेने में भी कठिनाई आ जाती थी। इसलिए ट्रेड्स इन समस्याओं का समाधान करता है। अभी आप लोग देख लिए, देखिए कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। एमएसएमई किसी बड़ी कंपनी माल सेवा देता है, इनवॉइस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, खरीदार उस इनवॉइस को स्वीकार करता है, मतलब खरीदता है, ठीक है? मतलब और बैंक और एनबीएफसी उस इनवॉइस पर बोली लगाता है, ठीक है? ये क्या करेगा, जैसे खरीदेगा तो ये बैंक और एनबीएफसी उस पर बोली लगाएगा, बोली लगाएगा तो मतलब ये क्या करेगा, एमएसएमई को तुरंत, मतलब बोली लगा के खरीद लेगा तो एनबीएफसी एमएसएमई को तुरंत भुगतान मिल जाएगा, और तय समय पर बायर बैंक को भुगतान करेगा, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। ट्रेड्स की मुख्य विशेषता क्या है कि ये पूरी तरह से डिजिटल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, बिना जमानत के, यानी कोलेटरल फ्री है, ठीक है? कोई भी गिरवी आपको नहीं रखना है, आपको फ्री है। एमएसएमई की जगह बायर की साख पर फाइनेंस ये करता है, एमएसएमई की जगह ये बायर की साख पर करता है ना, कि अगर बोलेगा कि जो ट्रेड्स जो है वो एमएसएमई की साख पर काम करता है, तो एमएसएमई यहाँ का कोई रोल नहीं रहता है, ये सिर्फ पैसा लेता है अपना, ठीक है? ये बायर जो खरीदता है उसी के साख पर ये फाइनेंस काम करता है। तो ये आपका, आपके लिए महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। प्रतिस्पर्धी बोली से कम ब्याज दर दिया जाता है, भुगतान में पारदर्शिता आता है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। अब भारत में ट्रेड जो प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म और संचालक कौन कौन है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए आरएक्सआईएल ने जो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी चलाता है, और एम1 एक्सचेंज जो है आपका माइंड सॉल्यूशन चलाता है, मिंड सॉल्यूशंस, और इनवॉइस मार्ट जो होता है, ए ट्रेड्स जो होता है, एक्सिस बैंक द्वारा होता है। तो ये भी आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ऐसा अगर पूछ लिया तो कभी।
और बजट 2017 में, ओ सॉरी 2026-27 में ट्रेड्स क्या है, तो सीपीएसपी मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के जो है उसके लिए क्या है, ट्रेड्स को अनिवार्य किया गया है और जीएम को ट्रेड से जोड़ा गया है और सीजीटीएमएस के तहत क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा और ट्रेड्स इनवॉइस को एसेट बैक सिक्योरिटीज के रूप में लाने का प्रस्ताव है और इससे क्या होगा, एमएसएमईज की लिक्विडिटी और क्रेडिटी एक्सेस बढ़ेगी। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे है हमारा अगला जो मुद्दा है, जो कह रहा है, मतलब अगला मुद्दा नहीं, जो हमारा जो वर्ड आ रहा था एक, कि आपका कौन सा, कि जीएम, जीईएम, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। इसके मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, जीईएम का पोर्टल होता है, ठीक है, एक पोर्टल है ये, जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। जीईएम जो है भारत सरकार का राष्ट्रीय ऑनलाइन खरीद ई प्रोक्यूरमेंट एक पोर्टल है, ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक पोर्टल है ऑनलाइन, ठीक है, वो भारत सरकार का है, राष्ट्रीय ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, जिसके माध्यम से सरकारी विभाग, मंत्रालय जो होंगे, सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र हो गए और जो पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग जो कंपनी हो गए, वो क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की सीधी, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खरीद करते हैं। ये इसी के लिए जीएम पोर्टल काम करता है, ठीक है। सरल शब्दों में बने मतलब बोला जाए तो सरकार का अमेजन या फ्लिपकार्ट, ठीक है। सरकार का जो अमेजन फ्लिपकार्ट है ना, जीएम पोर्टल है, ठीक है, जीईएम है, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे खरीदते हैं ना, वस्तु खरीद रहे हैं, सेवाएं खरीदते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगवाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरह सरकार भी जीएम पोर्टल पर अपना काम करता है, ठीक है। जीएम पोर्टल को क्यों शुरू किया गया, तो सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ऑनलाइन रहेगा, इसमें डाटा रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। अब एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्थानीय विक्रेताओं को सरकारी बाजार तक पहुंच भी दिलाता है ये, ठीक है। और जीएम पोर्टल कैसे काम करता है, तो सेलर जो विक्रेता रहता है, जो जीएम पर रजिस्टर कराता है, ठीक है, और बायर जो सरकारी संस्था जो रहता है, अपनी आवश्यकता डालता है कि मुझे ये चीज चाहिए और आपका तुलना के बाद ऑर्डर करता है, जैसे प्राइस और क्वालिटी का तुलना करता है, उसके बाद ऑर्डर करता है और आपूर्ति एवं और सेवा प्रदान करता है, समय पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, ठीक है। जीएम की जो है आपका प्रमुख विशेषताएं क्या है, कि पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है, जैसे ट्रेड्स था, और रिजर्व ऑक्शन भी होता है और ई बिडिंग भी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत सूची इसमें जारी किया जाता है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। भुगतान और ट्रैकिंग सिस्टम भी अपनाता है, ओके। और जीएम और एमएसएमई में क्या है, तो एमएसएमई को बिना टेंडर जटिलता बड़े सरकारी ऑर्डर तक सीधी पहुंच करवाता है आपका जीएम। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को ये समर्थन प्रदान करता है। तो आपको आ गया कभी कि आपका मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के लिए समर्थन कौन देता है, तो आपका आपका क्या इसको बोला जाता है, आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेस, मतलब मार्केट प्लेस यानी जीएम पोर्टल, ठीक है। अब हमारा जो है कि बजट में जो 2026-27 में जीएम पोर्टल के बारे में क्या कहा गया है, तो जीएम को आपको ट्रेड से जोड़ा गया है। एमएसएमई के लिए जीएम पर किए गए सौदों की राशि ट्रेड्स के जरिए जल्दी प्राप्त होगी, इससे कैश फ्लो सुधार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला जो हमारा वर्ड आ रहा था बार बार, CGTMSE, जो मैं आपको बता रहा था, तो इसका फुल फॉर्म जो याद रखिएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है। क्या हो गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ओके। तो CGTMSE का फुल फॉर्म हो गया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ओके। तो CGTMSE एक क्या है, क्रेडिट गारंटी व्यवस्था है, जिसके तहत क्या करता है, एमएसएमई जो होता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बिना जमानत के यानी कोलेटरल फ्री बैंक लोन उपलब्ध कराता है, यानी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसी को कहा जाता है आपको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सरल शब्दों में यहाँ जान लें कि एमएसएमई को बिना गारंटी लोन दिलाने वाली जो योजना है वो CGTMSE है, यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। CGTMSE को क्यों जरूरी है,
तो एमएसएमई के पास कोलेटरल की कमी होती है और क्रेडिट हिस्ट्री कमजोर होता है इसका, बैंक जोखिम लोन से लेने से बचते हैं ये। तो इसलिए जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो फॉर मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज में क्या होता है, सरकार बैंक को गारंटी देती है जिससे बैंक एमएसएमई को लोन देने के लिए प्रोत्साहित होता है। यानी यहाँ पे जो गारंटर जो बन रहा है ना आपका, सरकार बन जाता है, इसलिए इसको मतलब लोन मिलता है एमएसएमई को। ओके, एमएसएमई जिस सीजीटीएमएस कैसे काम करता है, तो एमएसएमई बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, आवेदन करेगा। बैंक से सीजीटीएमएस के तहत क्या करेगा, आपको लोन को कवर करता है, ठीक है। यदि एमएसएमई ऋण चुकाने में असफल रहा तो आपका जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज बैंक का निर्धारित प्रतिशत का तक भुगतान करता है। तो ये आप याद रखिएगा। सीजीटीएमएससी का प्रमुख विशेषता क्या है, तो कोलेटरल फ्री ऋण देता है, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए नए और मौजूदा दोनों एमएसएमई को कवर करता है, बैंक और इन्वेस्टर को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करवाता है, ठीक है। और ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा है, तो भारत सरकार मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय के अधीन करता है, जिसमें सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से इसको मतलब चलाया जाता है सीजीटीएमएससी को। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। बजट जो है आपका 2026-27 में सीजीटीएमएससी को क्या है, तो ट्रेड प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएस के माध्यम से क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि बैंक अधिक संख्या में ट्रेड्स पर फाइनेंस देंगे और एमएसएमई को तेजी से भुगतान मिलेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ जो है हमारा क्वेश्चंस भी आपके लिए लगाया गया है, आज के बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस भी लगाए गए हैं, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। क्या है कि ट्रेड्स जो होगा आपका, मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, कि यह एमएसएमई को उन बकायों बिलों के बदले शीघ्र भुगतान प्राप्त करने में सहायता करता है, उनके बकाया बिलों के बदले में शीघ्र भुगतान। तो ये सही है हमारा। ट्रेड्स पर फाइनेंसिंग एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी पर आधारित है, तो ये भी सही है। भारत में ट्रेड्स आरबीआई द्वारा नियमित है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ट्रेड्स पर फाइनेंसिंग में एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग पर आधारित है, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अगला जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जेम पोर्टल के संदर्भ में विचार कीजिए। तो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यह सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खरीद के लिए एक मंच है, सही है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या ऐसा आता है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो यह एमएसएमई स्टार्टअप और सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर देता है, तो क्या ये अवसर देता है। देखिए यहाँ जो है ना आपका, ये तीनों है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है हमारा, कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है आपका सीजीटीएमएससी यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, कि यह एमएसएमई को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक को गारंटी देता है, ठीक है, सही है। इसे आरबीआई द्वारा स्थापित किया गया है, क्या इसे आरबीआई के द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह केवल मौजूदा एमएसएमई को कवर करता है, नए उद्यमों को नहीं, तो ये भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये दोनों को, नए उद्यमों को और एमएसएमई को कवर करता है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। अगला जो है कि हालिया बजटीय घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, तो जेम को जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा मुद्दा देखिए, एक मुद्दा खत्म करने में आज हमको लगभग हमें कितना टाइम लगा है, 30 मिनट टाइम लग गया है, ठीक है। तो ये भी देखिए कि आपके लिए कितना, मतलब मेरे द्वारा आपके लिए कितना किया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग फोकस कीजिए और 1K का सब्सक्राइबर का प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक किया कीजिए यार। आप लाइक करते हैं ना तो मोटिवेट मिलता है, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, आप हम लोग को कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन। जो भी नए आपका लर्नर कंपटीटर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आप कम से कम आप
बेल आइकन दबा रखिए, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, 10,000 करोड़ डोजेज फॉर बायोफार्मा। ये मैं आपको सुबह में जब बजट पढ़ाया हूँ वहां पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको उसके पूरे डिटेल में बनाया जाए। तो क्या बोल रहा है कि बायोफार्मा शक्ति भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की पहल है। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति स्टार्ट किया गया है योजना। केंद्रीय बजट में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से प्रगति के लिए क्या है, ये बायोफार्मा रणनीति यानी बायोफार्मा शक्ति की घोषणा किया है। किसके लिए? ज्ञान, नॉलेज, आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से प्रगति के लिए बायोफार्मा रणनीति यानी बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की है। तो ये न्यूज था। ठीक है, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना, जो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और विकसित भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये जो मुद्दा है ना हमारा, विकसित भारत, जो सारा जो है विकसित भारत ही रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। बायोफार्मा शक्ति क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या है? बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य जो है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ये है बायोफार्मा शक्ति। ठीक है, नवाचार आधारित फार्मा उद्योग का विकास करना और बायोफार्मा को सरकार द्वारा चिन्हित 7 रणनीतिक एवं फ्रंटियर सेक्टर में शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये भी देखिए, भारत में रोगों का स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब होता है ना कि असंचारित, ठीक है, जो संचार नहीं होने वाले रोग, जैसे हो गया कैंसर, हो गया आपका डायबिटीज, हो गया ऑटो में ऑटो इम्यून रोग हो गया, ये सब संचार नहीं करता है। वही हो गया आपका डेंगू हो, जैसे हो गया आपका, ठीक है, आपका कोरोना हो गया आपका, ये सब क्या है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हुआ। इन रोगों के इलाज में बायोलॉजिक जो मेडिसिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जैविक जो दवाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से दवाएं? ये दवाएं जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है आपका, ठीक है, आपका जीवन प्रत्याशा, लॉन्गेविटी बढ़ाती है, जीवन की गुणवत्ता सुधारती है और दीर्घकाल में किफायत हो सकती है। तो ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, बायोफार्मा का प्रमुख जो घटक हैं, रणनीतिक बायोफार्मा रणनीति के प्रमुख घटक हैं, पहले देखते हैं। पहला जो घटक है संस्थागत ढांचा। ठीक है, 3 नए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे। 3 नए NIPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे। 7 मौजूदा आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऑफ एंड रिसर्च का उन्नयन किया जाएगा और 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल्स साइट्स का राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, नियामक देखिए ढांचागत संस्थागत ढांचा ये बदला जाएगा। ठीक है, सुधार किया जाएगा। और नियामक सुधार क्या किया जाएगा, जैसे आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को CDSCO को और मजबूत करना है, समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर बनाना है, विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, विशेष लक्ष्य क्या है इसका कि वैश्विक मानकों के अनुरूप नियामक प्रक्रिया लाना है, दवा अनुमोदन समय में कमी करवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाता है क्लिनिकल ट्रायल लेते लेते ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फार्मास्यूटिकल क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो होता है, जटिल बड़े अणु जैसे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रासायनिक संश्लेषण से नहीं बनते। ठीक है, ये लिविंग सिस्टम यानी सूक्ष्म जीव पौधे या पशुओं, मतलब जो कोशिकाएं से तैयार होते हैं। ठीक है, और आपका FDA जो USA के अनुसार क्या है कि इन्हें पहचानना और मानकीकृत करना छोटे अणु स्मॉल अणु की तुलना में अधिक कठिन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है, इंडस्ट्री जो पर्सपेक्टिव जो हम लोग देखते हैं, सकारात्मक प्रक्रिया कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का भारत की यात्रा को वॉल्यूम
से वैल्यू नेतृत्व की ओर ले जाने वाला कदम बताया है। और इली लिली इंडिया क्या कह रहा है आपका कि विज्ञान आधारित अनुमानित जो प्रेडिक्टेबल नियामक ढांचे की सराहना की है। और क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का क्या है, अब तक भारत सस्ते स्मॉल मॉलिक्यूल जेनरिक्स में अग्रणी रहा है। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति से बायोसिमिलर्स और कॉम्प्लेक्स थेरेपी में विस्तार संभव है। तो ये आप याद रखिएगा। अब भारत के लिए महत्व क्या है, भारत के लिए महत्व क्या है, तो सिग्निफिकेंस देखते हैं भारत के लिए। तो आर्थिक से दृष्टि से क्या है कि उच्च मूल्य फार्मा निर्यात होगा। ठीक है, और वैश्विक वैल्यू चेन में उन्नत स्थान प्राप्त कर सकेगा। स्वास्थ्य दृष्टि से देखते हैं, उन्नत उपचार तक घरेलू में पहुंच होगा, आयात पर निर्भरता कमेगी। रणनीतिक दृष्टिकोण से क्या है कि हेल्थ सिक्योरिटी होगा, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चुनौतियां क्या क्या है, तो देखिए चुनौतियां जो है आपका चैलेंजेस जो है बायोलॉजिक्स का क्या है, बायोलॉजिक्स का क्या चुनौती है कि उच्च आपका R&D खर्च हो सकता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जटिल विनिर्माण प्रक्रिया है, कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, वैश्विक नियामकों मानव से तालमेल कहीं ना कहीं ये असंतुलन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका समाधान क्या हो सकता है, तो बायोफार्मा शक्ति भारत को नवाचार आधारित फार्मा शक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ठीक है, यदि नियामक सुधार, संस्थागत क्षमता और उद्योग शिक्षा सहयोग प्रभावी रूप से लागू हो जाता है तो भारत ग्लोबल बायोफार्मा हब बन सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि क्वेश्चंस लगा हुआ है। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति के रिलेटेड। तो बायोफार्मा शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कथन कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाना है और इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में क्या है आपका 10,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सही है। इसका फोकस केवल छोटे अणुओं जेनरिक दवाओं पर है। तो क्या ऐसा है जेनरिक दवाओं पर, तो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल जो है आपका के बारे में विचार कीजिए। तो पहला जो है कि ये रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है, सही है। दूसरा क्या है, ये समानता जीवित प्रणाली से उत्पत्ति होता है, तो ये भी सही है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के तुलना में अधिक जटिल है, तो ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे है ना, केवल मॉलिक्यूल दवा पर, छोटे मॉलिक्यूल पर फोकस नहीं है। ये हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा बायोसिमिलर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये पहला क्या है कि जैविक औषधियों के समान संस्करण होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ये पूरी तरह से रासायनिक रूप से समान आपका आइडेंटिकल होते हैं, क्या ये भी सही है। इनका विकास समान जेनरिक दवाओं के मतलब तुलना में अधिक जटिल होता है। तो ये क्या होता है आप याद रखिएगा। देखिए बायोसिमिलर्स का है कि रासायनिक रूप से नहीं होता है, जैविक से होता है। तो यानी 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। और क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च एंड रिसर्च जो निपर होता है के संबंध में विचार कीजिएगा। ये फार्मा शिक्षा अनुसंधान के प्रमुख संस्थान होते हैं, सही है। बजट में 3 नए निपर स्थापित करने का प्रावधान है, ये भी सही है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या आता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मुद्दा नहीं लगा पाया, देखिए कैसे मेरे से गलती हो गया। थोड़ा-सा क्या है देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, मुद्दा यही है जो आपका थर्ड जो है हमारा ग्रामीण रोजगार पर बजट जो है 2026-27 बीवी जी, राम जी और मनरेगा पर जो अब समाप्त अंतिम रूप ही दिया गया है, उस पर बजट क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए क्या-क्या है कि कुल 43% वृद्धि के साथ अब कितना हो गया है 1,25,692.3 1 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, किसके लिए आपका? ये ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से भी कभी-कभी डाटा पूछ देता है, तो 1,25,692 करोड़ आप याद रखिएगा। और यह आवंटन 2 योजनाओं के लिए है। एक तो नई योजना जो अभी चलाया जाएगा, वीवीजी रामजी एक्ट 2025 जो आया है, ठीक है?
और दूसरा है जो मनरेगा जो है आपका अंतिम रूप से जारी है, उसके लिए किया गया है। बजटीय आवंटन का की फिगर्स हम लोग देखते हैं, तो योजना और आवंटन क्या-क्या है? देखिए, बीवीजी राम जी में लगभग इसमें 1 लाख जो है आपका 25,000 और 692 करोड़ में से आपका लगभग कितना है 95,692.31 मतलब जो है आपका सिर्फ किसमें जाएगा आपका बीवीजी राम जी में, ठीक है? और बाकी जो 30,000 बच रहे हैं वो किस में जाएगा? एमजी नरेगा में जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कैसे आवंटन किया गया है, यानी अंतिम रूप से। और यहाँ पे जो लग गया है आपका जो ये आपका जो मुद्दा था, दोबारा लग गया था। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, न्यू रूरल जॉब स्कीम गेट्स ओवर 95,000 करोड़ रुपया। तो ये आप याद रखिएगा। मैं अब थोड़ा आपका क्या है कि बीवीजी रामजी एक्ट जो है आपका 2025 का, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो बीवीजी रामजी एक्ट जो है 2025 का, वो क्या है? देखिए क्या है कि इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो विकसित भारत, बीवी मतलब क्या होगा? वी मतलब आपका विकसित भारत हो गया, गारंटी जी से गारंटी हो गया, और फोर आर से रोजगार हो गया, एंड आजीविका मिशन, ए से आजीविका हो गया, एम से मिशन हो गया, और जी से आपका ग्रामीण हो गया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है? ग्रामीण वाले हैं, ठीक है? तो ये अधिनियम जो है मनरेगा जो है 2005 को प्रतिस्थापित किया है वीवीजी वीवीजी रामजी, ठीक है? ये किसको प्रतिस्थापित किया है? मनरेगा 2050 को, सॉरी 2005 को, ठीक है? प्रतिस्थापित उसके स्थान पे आया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी देना, आजीविका मिशन से जुड़ाव करना। कानून अभी अधिसूचित नहीं हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, अभी अधिसूचित ये नहीं हुआ है। अधिसूचना के बाद राज्य को 6 महीना में अपनी योजना लागू करनी होगी, तब तक मनरेगा जारी होगा। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपया जो है आवंटन किया गया है, जो अंतिम रूप देगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें क्या बता रहा है कि रोजगार और गारंटी फंड का क्या है? रोजगार और गारंटी फंड का अंतर क्या है? तो ये भी हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, क्रिटिकल इसका इश्यू जो है ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। सक्रिय जॉब कार्ड धारक जो 8.65 करोड़ हैं, ठीक है? अभी जो जॉब कार्ड धारक हैं लगभग 8.5 करोड़ लोग हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति 125 कार्य दिवस, अब जो नया वाला जो आएगा ना 125 दिन का गारंटी रोजगार, पहले 100 डेज का था। लेकिन इसमें एक लूप होल भी है कि अगर मौसमी जब कृषि होगा उस समय इसको आपका अब्सेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही बात है, इसीलिए इतना प्रोटेस्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है इसका बात। तो ये कहीं न कहीं अभी भी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है? और औसत लागत है 355 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसमें दिया जाएगा। और अनुमानित जो कुल व्यय है ना अभी 3,83,844 करोड़ रुपया। और इसमें जो सेक्टरल स्कीम है, ठीक है? आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है आपका 60% आपका सेंटर देगा, 40% आप राज्य सरकार साझा करते हैं। केंद्र का हिस्सा इसमें 2.3 लाख करोड़ रुपया होगा, राज्य का हिस्सा शेष रहेगा, ठीक है? शेष राशि राज्य का रहेगा। और समस्या क्या है कि वर्तमान बजटीय आवंटन सरकार के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त माना जा रहा है। तो ये समस्या बन के उभर रहा है। मनरेगा के लिए क्या है कि 30,000 करोड़ का उद्देश्य क्या है कि पिछले वित्त वर्ष के लिए लायबिलिटी जो बकाया भुगतान चुकाना है, और चालू वर्ष में निरंतर खर्चा को पूरा करना है। ये दोनों के लिए किया गया है। नई योजना लागू होने तक अंतिम व्यवस्था यही बना रहेगा। और सरकार का क्या है स्टैंड, मतलब ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पे स्टैंड? तो ग्रामीण विकास मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, ये भी आप याद रखिएगा कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान है। और ग्रामीण में क्या कर रहे हैं कि ग्रामीण विकास बजट में 21% की वृद्धि हुई है। तो पहला पॉइंट ये याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ग्रामीण विकास बजट में 21% की वृद्धि हुई है। कौन कर रहा है? सरकार का पक्ष कर रहा है। और कुल आवंटन क्या है 2025-26 में 1,91,406 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था 2025-26 में, और 2026-27 में 2,31,400
23 करोड़ रुपया आवंटन किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र का मनरेगा योगदान क्या क्या रहा है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। मनरेगा में 95,600 करोड़ रुपया से अधिक ही खर्चा किया है। राज्यों को जोड़कर कुल मतलब लगभग 1,51,000 करोड़ रुपया से भी अधिक खर्चा किया गया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार क्या किया गया है, पंचायतों से सीधे 55 पंचायतों को कितना है, सीधे 55,900 करोड़ से भी अधिक रुपया प्रदान किया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसका आप विश्लेषण अगर करते हैं तो सकारात्मक पहलू हम लोग देखते हैं क्या है कि पहला जो है कि ग्रामीण रोजगार पर स्पष्ट बजटीय फोकस है, इस पर किया गया है। और नई योजनाओं के जरिए आजीविका रोजगार का एकीकरण किया गया है। थर्ड क्या है कि पंचायतों का प्रत्यक्ष वित्तीय सशक्तिकरण हुआ है। और इसमें चिंताएं क्या है, 125 कार्य दिवस का लक्ष्य बनाम वास्तविक आवंटन क्या होता है, ये देखिए, ये इसीलिए मुद्दा होता है, ठीक है। राज्यों की वित्तीय क्षमता कहीं ना कहीं कम है, ठीक है। नई योजनाओं को प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर प्रश्न भी उठता है, तो इसमें ये चुनौती बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर क्वेश्चंस देखते हैं क्या है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण जो एक्ट है 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है पहला जो कथन बोल रहा है कि यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करेगा, सही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है, तो ये भी सही है। अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए 6 माह का समय मिलेगा, तो ये भी सही है। तो यानी 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि बीवीजी रामजी योजना के लिए 95,692.31 करोड़ जो रुपया का आवंटन किया गया है, तो ये सही है। मनरेगा जो है 30,000 करोड़ का प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। दोनों योजनाओं के कुल 1.25 लाख जो है आपका करोड़ से अधिक किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत 125 कार्य दिवस प्रदान करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, वर्तमान सक्रिय जॉब कार्ड धारक कितना है, 8.5 करोड़ से भी ज्यादा, तो ये सही है। 125 दिन का रोजगार हेतु केंद्र सरकार को लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता होगी, तो ये भी सही है। मनरेगा में केंद्र और राज्य के बीच जो लागत साझा अनुपात है 50-50 नहीं 60 और 40 का यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अगला मुद्दा क्या कह रहा है कि बूस्टर सूट फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग। देखिए क्या है कि एजुकेशन और मतलब शिक्षा और कौशल पर क्या है बजट में इस बार, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। टोटल तो बजट से ही आ रहा है, तो क्या घोषणा किया गया है, थोड़ा क्या नया बनाया गया है, तो उस पे हम लोग चलते हैं। बजट 2026-2027 में शिक्षा एवं कौशल विकास को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। क्या दिया गया है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों को विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ के रूप में रखते हुए क्या किया गया है, संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल दोनों लेवल पे महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, दोनों स्तरों पर इसको महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। देखिए पहला तो है कि शिक्षा में क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुए हैं भैया, ये हम लोग देखते हैं क्या सरकार किया है, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में क्या घोषणा कर दिया है। तो ये देखते हैं, पहला है कि विश्वविद्यालय और अवसंरचना कैसा रहेगा, तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा। मतलब क्या है कि ये जगह है, मान लिया जाए इसको टाउन में भी, तो यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे टाउन में दुकानें हुआ करते हैं, उस तरीके से यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सिटी टाउनशिप। आप जाके विदेशों में देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, उस जगहों पे आप देखिएगा कि वहाँ क्या क्या है कि लगता है कि जैसे शहर बसा हुआ है, ठीक है, शहर है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। आप ऐसे तो आप देखते होंगे कि शहर है किस चीज का, जैसे कपड़ा के लिए जाना जाता है, ठीक है, आपका चमड़ा के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो अहमदाबाद जैसे कपड़ा के लिए जाना जाता है, चमड़ा के लिए कानपुर जाना जाता है, तो ये सब जो है शहर जो जाना जाता है यूनिवर्सिटी और
कॉलेजों के लिए जाना जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी शहर है। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट आपको करना है। उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज बनाना है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है। दूसरा क्या है कि लैंगिक समावेशन करना है, ठीक है। लैंगिक समावेशन, हर जिले में एक बालिका छात्रावास होगा, ये भी आप याद रखिएगा। स्टेम, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या करना है? ये आपका हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनाना है, ताकि क्या हो, लड़कियों की भागीदारी बढ़े, ठीक है। थर्ड क्या करना है? शिक्षा से रोजगार तक। क्या है शिक्षा से रोजगार तक? हाई पावर्ड, जो हाई पावर्ड हो गया, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी बनाना है। सेवा क्षेत्रों को विकसित भारत का मुख्य चालक बनाने पर फोकस किया जाएगा। अब क्या क्या है कि शिक्षा मंत्रालय का बजटीय जो आवंटन है क्या है वो देखते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपीस ये आवंटन किया गया है, जो लगभग 14.21% की वृद्धि हुआ है। जो रिवाइज एस्टिमेट जो था आपका 2025-26 के तुलना में ये 14.21% की वृद्धि किया गया है। टोटल कितना दिया गया है? 1.39 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। प्रमुख योजनाओं में वृद्धि कौन कौन में किया गया है? अटल टिंकरिंग, ठीक है, टिंकरिंग लैब्स, ये मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। 500 रुपया से क्या किया गया है? आपको 500 करोड़ से आपको 32,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? देखिए वृद्धि, पहले 500 करोड़ दिया जाता था, अब 32,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान में आपको लगभग आपका 4100 करोड़ रुपया से भी अधिक इस पर खर्चा किया जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक दिया जाएगा। और पीएम पोषण जो है, प्रधानमंत्री पोषण जो योजना चला जाता है, वो 2150 करोड़ रुपया से भी अधिक दिया जाएगा। ओके, तो इसमें बढ़ाया गया है, देखिए बढ़ाया गया है पैसा आपको पोषण के लिए बढ़ाया गया है, अटल टिंकर लैब के लिए बढ़ाया गया है, केंद्रीय विद्यालय के लिए बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया तो गया है, देखिए कितना प्रभावी होता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अगर 100 रुपया जाता है अगर योजना में, तो जहाँ पे पहुंचना चाहिए लोगों के पास, वो लगभग 2 रुपया या 1 रुपया ही रह जाता है। बाकी कहाँ जाता है वो कौन जानता है? आप जानते हैं तो बता सकते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, कुल आवंटन इसके लिए क्या किया गया है? आपको लगभग 2026-27 में आपको 9,885.8 करोड़ रुपया आवंटन किया गया, जो लगभग 62% की वृद्धि। सोचिए कितना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 62% की वृद्धि हुई है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो 2025-26 में जो बजट एस्टिमेट जो लगाया गया था आपका, वो 6,000 मतलब 6100 करोड़ रुपया आपको, मतलब 6100 करोड़ रुपया लगाया गया था। बाद में इसको जब रिवाइज एस्टिमेट घटकर कितना हो गया, रह गया था आपका 2703 करोड़ रुपया रह गया था। प्रमुख योजना क्या है? पीएम स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ओके, शुरू इसको कब किया गया था? आपका 2025 में, ठीक है। अब आवंटन जो है 2025 में 6,000 आपका 6,081.8 करोड़ रुपया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 6081.8 करोड़ रुपये। ओके, क्या है नई पहले? नई पहले क्या है? इनोवेशन एंड क्रिएटिव इकोनॉमिक क्या है? कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। 15,000 माध्यमिक विद्यालय में जो मैं आपको आज पढ़ाया हूँ वो भी, और देखिए फिर से मैं इसका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे लगभग 15,000 माध्यमिक विद्यालय में, 500 कॉलेजों में, और फोकस जो रहेगा एवीजीसी सेक्टर पे। जैसे एवीजीसी सेक्टर क्या हो गया? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब क्षेत्रों में आपका फोकस रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो एनआईडी, पूर्वी भारत में नए संस्थान खोले जाएंगे। विदेशों में शिक्षा हेतु टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांजैक्शन का जो है टीसीएस जो है आपको घटाया गया है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और क्या किया गया? एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से
एंटरप्रेन्योरशिप समिति जो है आपका क्या है देखते हैं। कार्य क्षेत्र जो होगा सेवा क्षेत्र के उच्च संभावनशील उप क्षेत्रों की पहचान करना, एआई और उभरती तकनीकों का रोजगार पर क्या प्रभाव है, कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। स्कूल स्तर से एआई को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या किया जाएगा, आपका सीक्रेट्स का उन्नयन किया जाएगा, जिससे शिक्षक का प्रशिक्षण के लिए ये उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका विश्लेषण अगर हम देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, तो सकारात्मक पहलू पर हम लोग जाते हैं तो शिक्षा कौशल रोजगार का समन्वय होगा। स्टेम जो होता है आपका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में लैगिंग समानता आएगा। सेवा क्षेत्रों और क्रिएटिव इकोनॉमिक पर फोकस दिया जाएगा और एआई रेडी कार्यबल की तैयारी होगी। चुनौतियां क्या क्या आएगा कि राज्यों के साथ समन्वय करना थोड़ा सा कठिन है। शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी हमारे लिए कहीं ना कहीं मायने रखता है। बजटीय घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती आ सकता है। अब देखिए आपके लिए क्या था कि अटल टिंकरिंग जो लैब है क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। अटल टिंकरिंग जो लैब है स्कूलों में स्थापित एक नवाचार इनोवेशन प्रयोगशाला होता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना है। क्या है आपका अटल टिंकरिंग लैब का स्कूलों में स्थापित जो एक नवाचार इनोवेशन प्रयोगशाला होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाना, रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करना होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए कि स्कूलों में बना इनोवेशन लैब अटल टिंकरिंग लैब कहलाता है। अटल टिंकरिंग लैब किसके अंतर्गत आता है, तो अटल इनोवेशन जो मिशन चलाया गया है नीति आयोग द्वारा ये संचालित होता है। और इसको शुरू क्यों किया गया था, तो भारत में इनोवेशन कल्चर विकसित करने के लिए और छात्रों को जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी स्टेम से जोड़ने के लिए 21वीं सदी के कौशल एआई रोबोटिक्स कोडिंग आदि विकास करने के हेतु के लिए ये शुरू किया गया है। अटल जो है आपका एटीएल जो है में क्या होता है आपका अटल टिंकरिंग लैब में, तो इसमें छात्रों को एटीएल में छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है क्या, रोबोटिक किट्स, 3D प्रिंटर्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, डू इट योरसेल्फ डाई किट्स। ठीक है, और कोडिंग और एआई टूल्स। छात्र लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम करके सीखते हैं। ठीक है, करके सीखना। ओके, आगे चलते हैं कि कौन से स्कूलों में एटीएल होते हैं। ठीक है, तो सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में होंगे। समानता कक्षा 6 से लेके आपका 6 से लेके आपका कहाँ तक होगा, आपका 12 तक होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और चयन प्रतियोगी प्रक्रिया से ये होता है। अब 2026 में इसके अटल टिंकरिंग मिशन के लिए आवंटन 500 से आपका कितना किया गया है, 3200 करोड़ तक। उद्देश्य क्या है, एटीएल नेटवर्क का विस्तार करना, अधिक छात्रों को इनोवेशन पहुंचाना। ठीक है, नवाचार पहुंचाना। एक और आ रहा था समग्र शिक्षा अभियान। तो ये क्या होता है, समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक समेकित इंटीग्रेटेड स्कूल शिक्षा योजना है। तो ये आप याद रखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान क्या है, तो भारत सरकार की एक समेकित स्कूल शिक्षा योजना है जो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को कवर करता है और अटल टिंकरिंग जो करता है 6 से 12 तक करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये क्या करता है, समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक इंटीग्रेटेड स्कूल शिक्षा योजना है जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक ये शिक्षा को कवर करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पूरी स्कूल शिक्षा के लिए एक ही योजना समग्र शिक्षा अभियान कहलाता है। कब शुरू किया गया, वर्ष 2018 में। 3 योजनाओं को ये मिलाकर किया गया है। एक था पहला सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा को के लिए किया गया था। दूसरा क्या था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए था। और टीचर एजुकेशन टी, ठीक है, ये तीनों को मिला के किया गया है समग्र शिक्षा अभियान आपका 2018 में शुरू किया गया है, जो आपका प्री प्राइमरी से लेके 12वीं कक्षा तक को कवर करती है। उद्देश्य क्या है इसका, कि सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस, समानता और समावेशन, गुणवत्ता शिक्षा, स्कूल ड्रॉप आउट दर कम करना और सीखने के परिणाम लर्निंग आउटकम सुधारने के लिए ये किया गया है। प्रमुख घटक क्या है, कि पहला जो घटक है आपका देखते हैं कि पहुंच और अवसंरचना, जैसे नया स्कूल, अतिरिक्त कक्षाएं हो, शौचालय, पीने के पानी हो, बिजली हो, डिजिटल और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा हो। ठीक है, तो ये आपका इस पर आधारित है।
दूसरा क्या है, गुणवत्ता सुधार, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम मूल्यांकन सुधार हो, लर्निंग आउटकम पर फोकस किया जाए। और थर्ड क्या है, समावेशन, लड़कियों, एससी एसटी, दिव्यांग बच्चे, प्रवासी और अल्पसंख्यक बच्चे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब पर मतलब जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य लागत साझा है इसमें, ये भी सेंट्रल सेक्टर जो है, सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 से 40%, मतलब 60 आपका केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। पूर्वोत्तर में और हिमालय राज्य में 90 और मतलब 90-10 का अनुपात रहता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये याद रखने वाली बात है। केंद्र शासित प्रदेश 100% बिना विधानसभा के जो है, जो आपका 100% आपका केंद्र सरकार खर्चा करेगा। और समग्र शिक्षा के आवंटन में आपका 41,000 करोड़ रुपया के वृद्धि इस बार किया गया है 2026-27 के बजट में, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्कूल शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लगाए गए हैं। क्या है क्वेश्चंस, कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मंत्रालय का कुल आवंटन लगभग 1.39 करोड़ लाख करोड़ रुपया है, तो ये सही है। यह आवंटन 2025-26 के रिवाइज एस्टिमेट की तुलना में लगभग 14% तक अधिक है, तो ये भी सही है। इसकी वृद्धि का अधिकांश भाग उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उच्च सिर्फ दिया गया है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा पे इस बार जोर है। और अटल टिंकरिंग जो लैब है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उद्देश्य स्कूल स्तर पर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सही है। आपका बजट 2026-27 में इनके आवंटन में 2700 करोड़ रुपया की वृद्धि की गई है, तो ये भी सही है। 500 से आपका 3200 तक किया गया है। ये केवल केंद्रीय विद्यालयों में स्थापित किया, ऐसा नहीं है। ये आपका मतलब 6 क्लास से आपका लगभग आपका 12 क्लास में जो भी है केंद्रीय विद्यालय ने, सभी निजी और आपका सरकारी स्कूल दोनों में किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, केवल 1 और 2। ओके, अब यहाँ पे अगला मुद्दा जो है हमारा कह रहा है, मार्जिनल हाइक फॉर सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल अफेयर्स। देखिए ट्राइबल अफेयर्स के बारे में क्या कहा गया है, तो ये हमारा यहाँ पे अफेयर्स का स्पेलिंग जो ये होगा, ठीक है। तो ट्राइबल अफेयर्स के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में क्या है, मतलब बजट में, ठीक है, तो यो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, बजट 2026-27 सामाजिक न्याय एवं जनजातीय मामलों पर आवंटन। केंद्रीय बजट 2026-27 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर क्या किया गया है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन जो है 2025-26 के बजट एस्टिमेट की तुलना में लगभग समान रहा है। यह मंत्रालय एससी एसटी ओबीसी डीएनटी ईडब्ल्यूएस जैसे हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं लागू करते हैं। और बजटीय आवंटन क्या है, की फिगर देख लेते हैं। मंत्रालय जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उनको कितना मिला है, 13,600 आपका 87.59 करोड़ रुपया। जनजातीय कार्य मंत्रालय को 15,421 करोड़ रुपया। हालांकि बजट एस्टिमेट के मुकाबले वृद्धि सीमित है, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट के 2025 की तुलना में आपका 16.69% वृद्धि सामाजिक न्याय विभाग में किया गया है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय में 42.47% वृद्धि किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रमुख बिंदु क्या है, तो छात्रवृत्ति योजना। देखिए ऐसे छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिया जाता है। आवंटन में 360 करोड़ रुपया की वृद्धि किया गया है। ओबीसी और डीएनटीएस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होता है, ईबीसी जो है आपका छात्रवृत्ति होते हुए 820 करोड़ रुपया की वृद्धि किया गया है। और डीएनटीएस के लिए विशेष योजना जो सीड्स है हमारा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, आपका बताते हैं। और डीएनटी का मतलब क्या होता है इसको भी मैं बताता हूँ। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, ठीक है, सीड्स का फुल फॉर्म होता है। आवंटन किया गया कि 61.56 करोड़ से 101 करोड़ रुपया किया गया, ठीक है। 64% की इसमें वृद्धि की गई है। उद्देश्य क्या है कि रोजगार और आजीविका और आवास सहायता हो, रोजगार आजीविका और आवास की सहायता हो। और इसमें क्या किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक के लिए अटल वायु अभ्युदय योजना में क्या है, अटल आवंटन जो किया गया है लगभग 100 करोड़ की वृद्धि की गई है। अब जनजातीय मंत्रालय का देखते हैं हम लोग, क्या प्रमुख बिंदु है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो इसको ईएमआरएस कहा जा रहा है, वो क्या है,
इसमें क्या किया गया 2026-27 में 7,150 करोड़ रुपया दिया गया है। उद्देश्य जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना होता है इसमें। तो ये आप याद रखिएगा। एक क्लब मॉडल आपको पढ़ा चुका हूं मैं, अगर नहीं पढ़ाया हूं तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सर नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ा दूंगा। छात्रवृत्ति जो एसटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवंटन में भी वृद्धि किया गया है। और इसका जब विश्लेषण किया जाता है तो सकारात्मक पहलू जो देखा जाएगा कि शिक्षा पर केंद्रित जो व्यय है, स्कॉलरशिप पर इमर्स जो एक क्लब मॉडल जो है आपका, उस पर क्या है, डीएनटी जैसे ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समुदाय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण में वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, तो ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन चिंताएं क्या है कि बजट एस्टिमेट के स्तर पर कुल आवंटन में ठहराव दिख रहा है। महंगाई और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संसाधन आप पर्याप्त हो सकते हैं और क्रियान्वयन और लाभ की वास्तविक पहुंच पर सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो ये भी आप याद रखिए। देखिए सीड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या है सीड योजना। तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और डीएनटी। सीड योजना का पूरा नाम जो है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। क्या है एनडीटी का जो फुल फॉर्म क्या हो गया, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड आपका सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो है। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो सीड योजना है आपका, जो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो है, योजना किसके द्वारा चलाया जाता है, तो अधिकारिता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो फर्स्ट यही है सीडी योजना का फुल फॉर्म आपका। सेकंड है, और इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं किनको कहा जाता है, तो वो समुदाय जिन्हें ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। ये क्या करते थे ना कि आपको इनके अगर क्षेत्र में अंग्रेज जाते थे तो ये उनका शिकार कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको क्रिमिनल घोषित किया गया था। किस एक्ट के तहत, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, ठीक है, अपराधी घोषित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में भी इन्हें डी नोटिफाइड किया गया। ठीक है, लेकिन आज भी ये समुदाय क्या है आपका शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा में अत्यंत पिछड़े हैं। ठीक है, तो पहले इसको 1952 तक इसको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, फिर उसके बाद डी नोटिफाइड मतलब ट्राइब्स में लाया गया था। और ये आज भी शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। सीड योजना का उद्देश्य क्या है कि जो डी नोटिफाइड जो ट्राइबल्स हैं उनको नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया में समावेशन करवाना। और सीड्स योजना के 4 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन है ये भी हम लोग देखते हैं। पहला घटक जो है आपका शिक्षा, एजुकेशन है। जो डी नोटिफाइड जो ट्राइबल्स हैं छात्रों के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ड्रॉप ऑर्डर दर को कम करना। और दूसरा क्या घटक है, रोजगार एवं आजीविका कौशल विकास करवाना, स्वरोजगार हेतु सहायता करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। ठीक है, और आवास, हाउसिंग के लिए बेघर एवं घूमते जो डी नोटिफाइड आपका ट्राइबल्स हैं उनको परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना। और स्वास्थ्य बीमा पर क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देना। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज प्रदान करना है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख इनका घटक है किसका, आपका सीड्स योजना का। ओके, अब बजट जो है आपका सीड्स योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो ये 61.56 करोड़ टू 101 करोड़ रुपया। ओके, 64% की से अधिक वृद्धि है। दर्शाता है सरकार डी नोटिफाइड ट्राइब्स पर बढ़ता फोकस, क्रियान्वयन एजेंसी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। देखिए नोमैडिक ट्राइब्स क्या होता है, घुमंती जनजाति मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या होते हैं वो समुदाय जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते हैं और रोजगार, मौसम, पशुपालन, पारंपरिक पेशों के कारण लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उसको नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं, यानी घुमंतु जनजाति कहा जाता है। प्रमुख विशेषता क्या रहता है, अस्थायी आवास का अभाव होता है इनके पास, पारंपरिक पेशा
जो होता है पशुपालन, मदारी करना, सपेरा होता है, लोहार होता है, बंजारा होता है, भूमि और संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होता है, उसी को कहा जाता है नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है। अब सेमी नोमैडिक ट्राइब्स किसको बोला जाता है? अर्ध घुमंतु जनजातियां। क्या होता है वो समझाए, जो साल का एक हिस्सा अस्थाई बस्ती में और दूसरा हिस्सा भ्रमण करते हुए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। नोमैडिक मतलब हो गया जो हमेशा घूमते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और जो सेमी नोमैडिक हुआ कि अस्थाई बस्ती में कुछ साल का एक हिस्सा जो होता है यानी 6 महीना तक आपका एक बस्ती में रहेगा और दूसरा हिस्सा भ्रमण करते हुए वो बिताता है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या रहा कि आंशिक अस्थायित्व इनमें होता है, मौसमी प्रवसन होता है, जैसे मौसम आता है उस तरीके से ये प्रवसन करते हैं। कृषि और पारंपरिक पेशों का इनके पे मिश्रित रहता है, मतलब मिश्रण रहता है। सरकारी रिकॉर्ड में पहचान की इनकी समस्या ज्यादा बनी रहती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ब्रिटिश काल में इनको भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है 1871 के तहत इनको भी आपका अपराधी घोषित किया। कई नोमैडिक और सेमी नोमैडिक समुदाय को जन्मजात अपराधी घोषिट कर दिया गया था। ठीक है, आपको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत, और 1952 में ये कानून समाप्त करके डी नोटिफाइड ट्राइब्स आपको बनाया गया। लेकिन सामाजिक कलंक आज भी बना हुआ है, वो आप आज भी जानते होंगे। ठीक है, प्रमुख समस्या क्या क्या है तो ये भी हम लोग देखते हैं। पहचान दस्तावेज की कमी, जैसे आधार, राशन कार्ड की कमी है। भूमि और आवास का अभाव होता है। शिक्षा में अत्यधिक ड्रॉप आउट होता है और स्वास्थ्य पोषण में भी कमी आता है। पुलिस उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव इनके साथ किया जाता है। ठीक है, अटल एक और आया था आपका, अटल वायु अभ्युदय योजना क्या है तो ये एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना है। इसका लक्ष्य होता है कि वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन को मतलब के सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा दे, सक्रिय और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना होता है। वृद्धावस्था में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, और इनके प्रमुख घटक क्या क्या है तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख घटक। ठीक है, तो प्रमुख घटक में है आर्थिक कल्याण, वृद्धावस्था में पेंशन सहायता किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौशल और रोजगार योजना प्रदान किया जाए, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल सुविधा दिया जाए, वृद्धावस्था में पोषण और देखभाल किया जाए। सामाजिक सशक्तिकरण क्या किया जा सकता है? सामाजिक गतिविधियों में इनको शामिल करना है। वृद्ध नागरिकों के लिए कम्युनिटी सेंटर खोलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख घटक है इसका। और बजट में इसको आवंटन कितना किया गया है तो 2026-27 में 100 करोड़ तक वृद्धि की गया है। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना और पुराने वित्तीय वर्ष की योजनाओं के विस्तार हेतु सरकार संचालन एजेंसी करती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट केंद्र और राज्य स्तर पर वृद्धा अवस्था कल्याण केंद्र भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चंस हैं क्या कि सीड्स योजना, स्कीम फॉर इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइबल्स के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह योजना डी नोटिफाइड नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइबल्स के लिए है, सही है। इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। यह केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लागू है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके संबंध में आप कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश काल में इन्हें क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया गया था, सही है। 1992 में इसे डी नोटिफाइड किया गया, ये भी सही है। डी नोटिफाइड जो ट्राइबल है और नोमैडिक ट्राइब्स में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है आपका, सॉरी इसमें अंतर नहीं है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के संबंध में चुने, एक सही कथन चुने। नोमैडिक ट्राइब्स अस्थायी रूप से किसी स्थान पर नहीं रहते और लगातार भ्रमण करते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, सेमी नोमैडिक साल का एक हिस्सा अस्थायी बस्ती में बिताते हैं और दूसरा हिस्सा भ्रमण करते हैं। ठीक है, सही है। नोमैडिक ट्राइब और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स दोनों ही आपका एसटी श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, बजट 2026-27 के संदर्भ में सीड योजना के संबंध में देखिए, सीड योजना के लिए 101 करोड़, ठीक है। यह आवंटन पिछले तुलना में ठीक है। ये योजना केवल शिक्षा पर केंद्रित है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ शिक्षा पे केंद्रित है। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक और आया था, आपका जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। डिस्पाइट डीप इन एस्पेंट्स, जल जीवन मिशन गेट्स 67,006 करोड़ रुपीज। ठीक है, आपका जल जीवन मिशन बजट 2026-27 का एनालिसिस कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण घर में नल से पानी पीने का हर घर जल सुनिश्चित करना है। योजना की शुरुआत 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल संस्कृति के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के साथ ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुधार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इतने बारे में आपको जल जीवन मिशन के बारे में बजट आवंटन 67,600 करोड़ आपको आवंटन किया गया। पिछले साल की तुलना में खर्च में गिरावट के बावजूद यह आवंटन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है, पिछले साल की तुलना में खर्च में गिरावट के बावजूद पिछले साल का जो खर्च हुआ था, आप यूपी जैसा देखिए, यूपी में पता है बहुत मतलब यूपी में ऐसा किया गया ना कि नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो नल नहीं है, इस तरीके से मतलब काम किया गया है। वहाँ पे देखिए लीक आपका जो आप अगर कागजीय दौर पे जाइएगा ना, तो कागजीय तौर पर वहाँ सारे घरों में नल को जोड़ दिया गया है। ऐसे ऐसे हुआ है, और ठेकेदार जो भी है, इंजीनियर जो भी है, जो काम कर रहे हैं, पैसा अपना बना के भाग जा रहे हैं। तो इस तरीके से जल जीवन मिशन का मजाक भी उड़ाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, न्यूज में बना था। उद्देश्य क्या है जल जीवन का, तो ग्रामीण घरों में आपका 24/7 पानी पीने का जल उपलब्ध कराना, जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करना, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण और प्रबंधन करना, और पेयजल गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, इनका क्या है उद्देश्य है। बजट में गिरावट क्यों आया, पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट के तुलना में आवंटन कम का कारण है कि परियोजनाओं को चरणबद्ध क्रियान्वयन में कहीं न कहीं कमी आई है। केंद्र राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साझेदारी में भी ये कहीं न कहीं ये कारण बना है। स्थानीय जल प्रबंधन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये कम है। ठीक है, आपका क्या है कि अब यहाँ पे क्वेश्चंस है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला कथन क्या कर रहा है कि इसका लक्ष्य हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराना, सही है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना जल संरक्षण और स्थानीय जल प्रबंधन पर भी केंद्रित है, तो ये सही है हमारा 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, डू हमारा गलत है। ठीक है, कथन। और हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं सेकंड लाइन, बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितना है, तो 67,600 करोड़ आपका मतलब आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हर ग्रामीण घर में नल से पानी पीने के लिए उपलब्ध कराना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ यार आज का क्लास, दोनों बजट भी और ये आज आपका द हिंदू भी। तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 का, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए यार। ठीक है, मोटिवेशन हम लोग को भी बहुत जरूरी है, तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलते हैं।